हेलो एवरीवन, स्वागत है एजुकेयर में। आज लेकर आया हूँ मैं 7 मई 2022 के करंट अफेयर्स। ये आपके बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं IBPS स्कोर IBPS PO क्लियर कर चुका हूँ और मेरा स्कोर है 28.5 आउट ऑफ 40। सो आई विल गाइड हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। वो क्योंकि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है ना, वही हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर किसी क्वेश्चन के पीछे भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले जो कुछ वीडियोस होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों के कॉम्बिनेशन में रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस रहेंगे। आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है SBI जूनियर एसोसिएट 2022, उसके लिए ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से शुरू हो जाइए वीडियोस देखने के लिए, अपना वक्त बर्बाद ना करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ रहेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। किसके लिए? फर्स्ट एवर नेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करवाने के लिए। जम्मू कश्मीर में पहली बार नेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। और वह कौन कौन आयोजित करवा रहा है? जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये दोनों मिलकर नेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित कराया जा रहा है। और यह है जम्मू कश्मीर का पहला फिल्म फेस्टिवल होगा। और इसे किस ज़िले में आयोजित किया जा रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जा रहा है? तो यह है श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है। और तो यहीं पे ये फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा। और इस फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य है कि जो नेचुरल और जो सोशल जो कल्चरल ब्यूटी है जम्मू कश्मीर की, उसे फिल्म, म्यूज़िक और जो भी क्रिएटिव इकोसिस्टम्स है उनके द्वारा लोगों तक पहुंचना, लोगों को प्रदर्शित करना कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या है, इन्हें फिल्म्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो यानी इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। तो ये याद रखिए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यह फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था, काफ़ी कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ में थी, जैसे कि जन निगरानी एप्लीकेशन हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है। किसके लिए? ताकि लोगों की कंप्लेंट्स को और उनके कंप्लेंट्स को लिया जाए और उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ही से लॉन्च किया था जन निगरानी एप्लीकेशन। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक डिस्ट्रिक्ट है सांबा डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी न्यूज़ में था। सांबा डिस्ट्रिक्ट में दो चीज़ें थी, सांबा डिस्ट्रिक्ट में मैं बताऊंगा दोनों की दोनों चीज़ें, ध्यान से वीडियोज़ को देखिए। सांबा डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के दौरान अमृत सरोवर इनिशिएटिव लॉन्च किया था। कौन सा इनिशिएटिव? अमृत सरोवर इनिशिएटिव, जिसके तहत हर जिले में 75 पॉन्ड बनाए जाएंगे पानी के। ये याद रखिए, 75 पॉन्ड बनाए जाएंगे। क्या नाम है? अमृत सरोवर इनिशिएटिव। कहाँ से लॉन्च किया गया था? सांबा डिस्ट्रिक्ट से। एक गांव है जम्मू, अच्छा एक और सांबा एक और चीज़ में न्यूज़ में था। किस चीज़ में था? क्योंकि एक स्कीम है, एक गवर्नमेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत एक स्कीम और आती है, सेहत स्कीम। तो ये जो सेहत स्कीम है, इसको इस सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ये एक पहला सांबा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है पूरे देश का, जिसने 100% हाउस होल्ड्स को, 100% घरों को कवर कर लिया है इस सेहत स्कीम के तहत। तो ये भी याद रखिए, सांबा डिस्ट्रिक्ट है जो भी जम्मू कश्मीर का है। और अभी एक विलेज है, नाम है उस विलेज का नाम पल्ली विलेज भी इस न्यूज़ में था, क्योंकि यह एक पहला गांव बन गया है जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत के अंतर्गत आता है। यानी कार्बन न्यूट्रल पंचायत अगर कोई है तो वह पंचायत है विलेज पल्ली, मतलब पल्ली गांव की जो पंचायत है वह है कार्बन न्यूट्रल पंचायत, जो कि भारत की पहली पंचायत है जो कार्बन न्यूट्रल है। तो ये चीज़ याद रखिए। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। तो इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस IIT ने, जो नीचे दी गई जो IITs है, इनमें से किस IIT ने एक्सट्रीम मैसिव मीमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट
एक वर्चुअल टेक्नोलॉजी है जिसे ये डेमोन्स्ट्रेट किया है यानी प्रदर्शित किया है, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि किस आईआईटी ने एक्सट्रीम मैसिव मीमो टेक्नोलॉजी बनाई है, जो किसके लिए बनाई गई है, 5G टेक्नोलॉजी के लिए, 6G टेक्नोलॉजी के लिए। 5G का एडवांस वर्जन और 6G के लिए ये टेक्नोलॉजी काम करेगी, तो वह आईआईटी है आईआईटी हैदराबाद। ऐसा आईआईटी हैदराबाद ने बनाया। अच्छा, एक्सट्रीम बहुत एक्सट्रीम, मैसिव बहुत बड़ा, मीमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ज़्यादा इनपुट दो ज़्यादा आउटपुट लो, फिर भी इस नेटवर्क पर लोड नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि स्मूथली चलने वाला नेटवर्क टेक्नोलॉजी आईआईटी हैदराबाद तैयार कर चुका है, जो कि 5G को एडवांस लेवल तक प्रोवाइड करवाएगा। 6G जो कि अभी तक काफ़ी टाइम है आने में, उसके लिए भी अभी से टेक्नोलॉजी तैयार कर चुका है आईआईटी हैदराबाद। इसमें क्या करेगा, मतलब आप कितना भी लोड दीजिए सेक्युलर पर, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक मतलब बेस मजबूत रहेगा, इसके खूब सारे एंटीनाज रहेंगे, इससे लोगों को काफ़ी सुविधा रहेगी। यानी हम जो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग अगर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो नेटवर्क पर लोड पड़ता है और सर्विस कम हो जाती है, तो ये चीज़ें इससे बहुत कम हो जाएगी इस टेक्नोलॉजी से। तो इतना आप याद रखिए, आईआईटी हैदराबाद ने ये मीमो टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। अभी रिसेंटली एक आईआईटी बॉम्बे न्यूज़ में था, एक क्या है ही एक आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया है, अभी लार्सन टुब्रो के साथ एमओयू साइन किया है। किसके लिए, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी बॉम्बे ने लार्सन टुब्रो के साथ एमओयू साइन किया है। और इसी आईआईटी बॉम्बे ने अभी रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ भी एमओयू साइन किया है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ। किसके लिए, एक एडवांस लेवल की यूज़र फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन के लिए। मतलब एक बहुत एडवांस लेवल का एप्लीकेशन होगा वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा लोगों के लिए। तो ये दो चीज़ काफ़ी न्यूज़ में थी। अच्छा, इतना आप ध्यान में रखिए। और अगर हम बात करें आईआईटी हैदराबाद की, तो आईआईटी हैदराबाद तेलंगाना में है। और तेलंगाना में अभी हाल ही में एक बिलिट इलेक्ट्रिक कंपनी है जो कि यूएसए की कंपनी है। यह कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक, मेरे शब्दों पे गौर कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा 3 व्हीलर फैक्ट्री तेलंगाना में ही लाई जा रही है। और लाने वाली कंपनी कौन है, बिलिट इलेक्ट्रिक, जो कि यूएसए की है। तो तेलंगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है इस न्यूज़ के लिए, तो याद रखिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट है जिसने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम OBPS सिस्टम लॉन्च किया है। तो इस निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अच्छा, तो आंसर पाना बनता है सिक्किम ने OBPS सिस्टम लॉन्च किया है, ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम। अच्छा, इनसे अपन को अपने इस सबसे समझ सकते हैं कि ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम, ऑनलाइन बिल्डिंग्स बनाने की परमिशन सिस्टम, यानी आप घर बैठे परमिशन ले सकते हैं, आपको डिपार्टमेंट में विजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह है ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम। आप घर बैठे ऑनलाइन परमिशन ले सकते हैं। आपकी जहाँ पे आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं उसकी ऑनलाइन वहीं चेकिंग करके आपको बता देंगे कि आप बनाने लायक है या जगह नहीं है, तो आपको परमिशन दे दी जाएगी। वहीं से पेमेंट वगैरह जो सब कुछ होगा ऑनलाइन होगा। तो ये है ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम। अच्छा, इसे लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च तो सिक्किम में हुई है, लेकिन किया किसने है? इसे किया है हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी है कौन? मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मतलब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने यह सिस्टम लॉन्च किया है सिक्किम में। और ये लॉन्च किया है वहाँ पे सिक्किम में एक सिम्पोजियम आयोजित हुआ था, अर्बन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स स्मार्ट सिटी रिवोल्यूशन। इसी के दौरान यह सिस्टम लॉन्च किया था। तो ये चीज़ आप याद रखिए। और BPS सिस्टम मैंने आपको समझा ही दिया क्या होता है ये। और सिक्किम की बात करें, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमंग और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है। गंगा प्रसाद प्रेम सिंह तमंग गंगटोक। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि इस मंत्रालय ने, इस मिनिस्ट्री ने नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटी लॉन्च किया था। जो किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? यह है स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2014 में लॉन्च किया था स्वच्छ भारत मिशन। इसी मिशन के तहत
इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। इतना आप याद रखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये एक इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज़ है। एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसने एक रिपोर्ट लॉन्च की है, यानी हर साल ये लॉन्च करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसमें आपको बताना है कि भारत की रैंकिंग क्या है। सबसे पहले आप याद रखिए 20th एडिशन है, 20वां एडिशन है। अभी पिछले कुछ एग्जाम्स में से एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ये इंडेक्स का कौन सा वर्जन था। मतलब ये, हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि यही था, लेकिन कोई दूसरा इंडेक्स था। तो आप इसका ये भी याद रखिए। इंपॉर्टेंट इंडेक्स के याद रखने ज़रूरी है, बाकी हर का याद रखना ज़रूरी नहीं है। तो 20th एडिशन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। इसमें इंडिया की रैंक 150 है। कहने का मतलब है कि 2021 में तो इंडिया की रैंक 2021 में तो 142 142 थी और 140 2020 में थी और अब 150 है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो 2023 का इंडेक्स आएगा, वह इंडेक्स में इंडिया बॉटम तक पहुंच जाएगा। और बॉटम कितनी कंट्रीज़ को कवर किया जाता है? 180 कंट्रीज़ को। और अभी फ़िलहाल में 180 कंट्रीज़ मतलब बॉटम में साउथ कोरिया कंट्री है। साउथ कोरिया सबसे बॉटम में है, 180th उसकी रैंक है। इंडिया की रैंक 150 है। कोई अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है कि साउथ कोरिया को इंडिया रिप्लेस कर देगा। 150th रैंक है इंडिया की परसेंट में, इतना आप याद रखिए। अच्छा, टॉप किसने किया? नॉर्वे ने टॉप किया है। सेकेंड पोजीशन पे रहा है डेनमार्क और थर्ड पे रहा है स्वीडन। सुपर्ब कंट्रीज़, हर इंडेक्स में लगभग यही कंट्रीज़ टॉप करती है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। तो याद रखिए, द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इस संस्था इंस्टीट्यूशन का, द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है। और अभी हाल ही में एक दो और इंडेक्स रिलीज़ किए गए थे, जैसे कि हॉरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, जिस यानी एक हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिच पर्सन कौन है, तो साइरस एस पूनावाला है। और इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, ये एक सिपरी की रिपोर्ट ने कहा है। पहले पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे इंडिया है। अगला प्रश्न है कि यूरोपियन यूनियन ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने और ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इन तीनों ने मिलकर एक डिक्लेरेशन बनाया या प्रपोज किया है। डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट, डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। कहने का मतलब डिक्लेरेशन से, नाम से समझ सकते हैं कि फ्यूचर, इंटरनेट के फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि कैसा क्या रहेगा, कैसा क्या रहना है। तो इसका जो डिक्लेरेशन है, इसे प्रपोज किया है। तो इसमें से आपको बताना है किस कंट्री ने इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है। किस कंट्री ने इसे साइन नहीं किया है? क्या इंडिया ने नहीं किया, रशिया ने नहीं किया, चाइना ने किया? यस, तीनों ने ही नहीं किया। इससे हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी अभी भी, कहते तो हैं कि डेमोक्रेसी, लेकिन अभी भी 100% डेमोक्रेसी नहीं। हम इन चीज़ों से पता कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया, रसिया, चाइना ये चाहता है कि इंटरनेट का कंट्रोल हमारे पास रहे, देश के पास रहे, ये है लोगों तक आसानी से अवेलेबल ना हो। अच्छा, इस डिक्लेरेशन का मकसद क्या है? इस डिक्लेरेशन का मकसद है, इस डिक्लेरेशन में यूरोपियन यूनियंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं कि जो आने वाले फ्यूचर में जो इंटरनेट होगा वह ओपन होगा, फ्री होगा, सिक्योर होगा और कह सकते हैं कि रिलायबल होना चाहिए, लोगों का विश्वास होना चाहिए इस पे। ये सारी चीज़ें, इसमें और भी कई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्या आप इस चीज़ पे सहमत है? ये हर कंट्री से पूछा गया। तो इसमें बहुत सी कंट्रीज़ ने हालांकि मना किया है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये 3 कंट्रीज़ बनती है जो कि हमारे बिल्कुल पास में हैं, कि ये 3 कंट्रीज़ जो कि अच्छे रिलेशन हैं इंडिया के और काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट बनती है कि इन तीनों कंट्रीज़ ने इसे साइन नहीं किया है और बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज़ ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, सबने इस डिक्लेरेशन को साइन कर लिया है। तो आप याद रखिए, इन 3 कंट्रीज़ ने साइन नहीं किया है। अच्छा, अभी कुछ एमओयूज़ न्यूज़ में थे, मैं आपको बताऊंगा। का इम्पोर्टेंट एमओयूज़ है। इंडिया ने मालदीव के साथ एक एमओयू साइन किया है। किसके रिगार्डिंग? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मालदीव के साथ एमओयू साइन किया है, इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और मालदीव के साथ ही इंडिया ने मिलकर एक मालदीव का पहला फर्स्ट एवर
सी नेविगेशन चार्ट लॉन्च किया है। सी नेविगेशन चार्ट लॉन्च किया है मालदीव का पहला, इंडिया के साथ मिलकर। और इंडिया ने फिनलैंड के साथ एक एमओयू साइन किया है। फिनलैंड के साथ एक एमओयू साइन किया है किसके रिगार्डिंग? क्वांटम कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग, यानी वर्चुअल नेटवर्क सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे इस क्वांटम कंप्यूटिंग के तहत। और इसके लिए किसके साथ साझा किया है? इंडिया ने फिनलैंड के साथ। याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्किल लोन? स्किल लोन यानी स्किल से रिलेटेड लोन प्रोवाइड किया जाएगा। शब्दों से समझने की कोशिश कीजिए। स्किल से रिलेटेड लोन प्रोवाइड किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से इस लोन के, इस जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए केरला बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम, इसके साथ मिलकर ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो संस्था है ये तो स्किल प्रोवाइड करने का काम करती है, स्किल प्रोग्राम्स चलाती है, लोगों को स्किल्स, किसी की सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराती है किसी पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड। और लेकिन जो कैनरा बैंक है, हमारा आंसर भी कैनरा बैंक बनता है। कैनरा बैंक क्या करेगा? स्किल लोन प्रोवाइड कराएगा। स्किल लोन प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगा? कैनरा बैंक करेगा। और ये जो अच्छा लोन किस किस को दिए जाए? क्या जो एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम के तहत जो प्रोवाइड किया जाए, क्या वही इस लोन को ले सकते हैं या कोई और भी? यस, सेंट्रल के किसी भी स्कीम में अगर कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है, कोई कर रही है, तो वह भी इस लोन का फ़ायदा उठा सकता है। और जो स्टेट लेवल की इंस्टीट्यूशन से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन के तहत भी अगर कोई स्किल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वह भी इस स्किल लोन का फ़ायदा उठा सकता है। इस स्किल लोन में 5,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है और वह 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में इसे वापस जमा कराने का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। तो ये याद रखिए, स्किल लोन किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया? तो कैनरा बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और टुगेदर वी कैन इसकी टैगलाइन है। टुगेदर, इसे याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। टुगेदर वी कैन, लास्ट में कैन आ रहा है। कैन कौन किसका है? कैनरा बैंक का। इससे लिंक कर सकते हैं, कैन से कैनरा, टुगेदर वी कैन, कैनरा बैंक। सो ट्रिकी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में इंडिया के 100 यूनिकॉर्न कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिकॉर्न क्या होते हैं ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप इतना भी याद रखिए, 100 यूनिकॉर्न कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया के। आपको बताना है कि अभी जो 100वां यूनिकॉर्न हुआ है, 100th यूनिकॉर्न हुआ, वह कौन सा है, उस कंपनी का क्या नाम है? आंसर है ओपन क्या? सिंपल ओपन? यस, ओपन एक कंपनी का नाम है जो कि एक नियो बैंक है। अच्छा, नियो बैंक क्या होता है ये समझ लीजिए। नियो बैंक एक डिजिटल बैंक होता है जिसकी फिजिकल कोई ब्रांच नहीं होती, फिजिकल कोई लेना देना नहीं होता, सब कुछ डिजिटल होता है। इसके एडवांस इंटेलिजेंस, इसके एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बैंक को मजबूत बनाती है, ये सिक्योर मजबूत बनाती है। तो ये समझ लीजिए ओपन एक नियो बैंक है और यह 100th यूनिकॉर्न बन चुका है। इसका अगर पूरा नाम बताएं इस ओपन यूनिकॉर्न का, तो इसका नाम है ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड, आप सिंपल ओपन याद रख लीजिए, बहुत इनफ रहेगा। और ये एक बेंगलुरु बेस्ड नियो बैंक है। और अच्छा, यूनिकॉर्न होता क्या है? यूनिकॉर्न होता है अगर कोई भी प्राइवेट स्टार्टअप है, स्टार्टअप हर कोई नहीं बताएगा आपको, प्राइवेट स्टार्टअप हर कोई बता देगा कि इसकी ये लिमिट होती है। तो प्राइवेट स्टार्टअप होना चाहिए और $1 बिलियन की वैल्यूएशन होनी चाहिए। अगर कोई भी स्टार्टअप $1 बिलियन की वैल्यूएशन को क्रॉस कर जाता है और वह प्राइवेट स्टार्टअप है तो वह एक यूनिकॉर्न में काउंट हो जाता है। किसमें? यूनिकॉर्न में काउंट हो जाता है, तो इसे कहते हैं यूनिकॉर्न। इंडिया 2021 के लास्ट तक, दिसंबर 2021 तक 86 यूनिकॉर्न थे और अब 100 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। क्या रैंकिंग है इंडिया की यूनिकॉर्न्स के मामले में, यानी यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक 3rd है। इंडिया ने यूके को भी पीछे छोड़ दिया है यूनिकॉर्न के मामले में। पहले यूएसए, फिर चाइना, 3rd पर इंडिया। यूनिकॉर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा 3रे नंबर पर यूनिकॉर्न्स है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस फोर्स, किस पुलिस फोर्स ने ऑपरेशन सतर्क लॉन्च किया है? ऑपरेशन सतर्क आपने कुछ महीनों पहले भी सुना होगा, जो कि एक दिल्ली ने लॉन्च किया था। दिल्ली ने ही लॉन्च किया था।
दिल्ली ने इसे लॉन्च किया था ऑपरेशन सतर्क, कोविड से रिलेटेड फाइट करने के लिए। लेकिन ये ऑपरेशन सतर्क दूसरा ऑपरेशन सतर्क है। इसे किस पुलिस फोर्स ने लॉन्च किया है? तो इसे रेलवे पुलिस फोर्स ने लॉन्च किया। रेलवे पुलिस फोर्स ने इसे लॉन्च किया। अच्छा, इस ऑपरेशन सतर्क के तहत क्या किया जाएगा? ऑपरेशन सतर्क यानी रेलवे जो पुलिस फोर्स है वह सतर्क रहेगी। किस मामले में? जो भी इलीगल काम हो रहे हैं रेलवे के अंदर, रेलवे के अंतर्गत, रेलवे के थ्रू, जैसे इलीगल लिकर को इधर उधर पहुंचाना, फेक करेंसीज का सर्कुलेशन करना, इलीगल तंबाकू को प्रोवाइड इधर से उधर करना रेलवे के थ्रू, और किसी प्रकार का गोल्ड, किसी प्रकार का केस इलीगल तरीके से कुछ भी किया जा रहा है इलीगल तरीके से, उन पर निगरानी रखने के लिए यह ऑपरेशन सतर्क लॉन्च किया है। समझ में आया आप लोगों को? ऑपरेशन सतर्क याद रखिए, रेलवे पुलिस फोर्स ने लॉन्च किया है। अभी रेलवे, इंडियन रेलवे का एक रेलवे स्टेशन है मियाँ का बाड़ा, जो कि बाड़मेर, जो कि राजस्थान में है, उसे रिनेम करके महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। अभी हाल ही में किया गया है, तो ये याद रखिए, मियाँ का बाड़ा हैज़ बीन रिनेम्ड विथ महेश नगर हाल्ट। अच्छा, रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। अच्छा, अश्विनी वैष्णव के पास क्या रेलवे मिनिस्ट्री है? नहीं, इनके पास 3 मिनिस्ट्रीज है। रेलवे मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, ये 3 मिनिस्ट्रीज है अश्विनी वैष्णव के पास। और अश्विनी वैष्णव के पास ये 3 मिनिस्ट्रीज तो है ही। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? ओडिशा। ओडिशा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क? फेडरल रिजर्व बैंक एक यूएसए का सेंट्रल बैंक है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही यूएसए का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। और इसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर कह सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कौन बैठेंगे? हमारा आंसर बनता है अरविंद कृष्णन। अरविंद कृष्णन क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि ये है इंडो अमेरिकन है। क्या है ये? इंडो अमेरिकन है अरविंद कृष्णन। और इनके प्रेजेंट में क्या पोजीशन है आपको पता? ये प्रेजेंट में सीईओ है। किसके? सीईओ है आईबीएम के, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के। ये हैं सीईओ है। यही है अरविंद कृष्णन, जिन्हें हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक के, यानी उस मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इन्हें शामिल कर लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपको निम्नलिखित में बताना है कि किसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइज़र? और जिसे भी अपॉइंट किया गया है वह है क्या है? फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी है, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थे उसके सेक्रेटरी, जिसके सचिव रहे हैं, और उनका नाम है तरुण कपूर। आप गाइज मेरे को हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट बताना कि आपके इंग्लिश में कंफर्टेबल है, या फिर आप कहो तो मैं इनके साथ में हिंदी नाम भी लिख के लेके आऊँ, जैसे तरुण कपूर। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे काफ़ी बेनिफिट रहेगा ये अगर आप बता देंगे तो, क्योंकि मैं चाहता हूँ सभी को साथ लेकर चलें। तो अगर आपको इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप बता सकते हैं, मैं हिंदी में भी इनको साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों लेके आ सकता हूँ नेम्स को। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन बताना ज़रूर कंफर्टेबल है या नहीं, इससे पता तो चले कि आप लोगों तक ये बात पहुंची है या नहीं। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडवाइज़र अपॉइंट किए गए हैं तरुण कपूर। फिलहाल कुछ टाइम के लिए ये पोजीशन, ये पोस्ट वैकेंट थी, लेकिन अभी इसे फिल कर लिया गया है। और इसे फिल भी किया गया है, 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है तरुण कपूर को। अगर 2 साल के बीच में अगर किसी और को अपॉइंट करना हुआ तो इन्हें भी रिटायर करके उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। ये फिक्स नहीं कि 2 साल के लिए ही हो, 2 साल या फिर जो पहले अपॉइंट किया गया, जो भी पहले होगा उस पर इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आप इतना याद रखिए, फिलहाल के लिए तरुण कपूर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया गया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात करें तो पेट्रोलियम मिनिस्टर एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्टर है वह है हरदीप सिंह पुरी, और इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी है। ये 2 मिनिस्ट्रीज ये होल्ड करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द रेलटेल कॉरपोरेशन हैज़ एस्टैब्लिश्ड हेल्थ क्लाउड मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल। काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये ऐसी चीज़ें, मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल ऐसी चीज़ें। तो अभी एक रेलटेल ने भी अपना एस्टेब्लिश किया है हेल्थ क्लाउड मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल। तो आपको बताना है किस राज्य में यह स्थापित किया गया है।
हमारा आंसर बनता है आंध्र प्रदेश। हेल्थ क्लाउड, हेल्थ समझिए, क्लाउड आप इसे इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड, गूगल क्लाउड। तो ये हेल्थ क्लाउड मतलब ये कह सकते हैं कि इंटरनेट से जोड़ा जाएगा हेल्थ को, हेल्थ की जो मशीनरीज है इनको इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल्स में आपको मिलती है, लेकिन आपको मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल्स, यानी ये ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिन्हें आप कहीं भी इधर से उधर ले जा सकते हैं। इन हॉस्पिटल्स को आप इमेज में देख सकते हैं, ये छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होंगे जिन्हें आप कंटेनर्स के अंदर ये शिफ्ट होंगे, आप कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हैं। और वो सब फैसिलिटीज़ जो एक हॉस्पिटल के अंदर होती है वो सब इस कंटेनर्स में होगी, जैसे डिजिटल हेल्थ सर्विसेज, रेडियोलॉजी, इमेजिंग सर्विसेज, और जो जितने भी मशीनरीज है वो सब आईपी सिस्टम्स में जुड़े रहेंगे। सारी जो भी हेल्थ से रिलेटेड एप्लीकेशंस होगी वो सभी इन कंटेनर्स में होगी। ये सारी चीज़ें हेल्थ सर्विसेज से जुड़ी हुई होगी। तो काफ़ी एडवांस इस तरह का ये एक मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल है जिसे आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश में इसे इस्टेब्लिश किया गया। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कोई प्रॉपर जगह होगी जिसे यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है? यस, एक जोन है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन। आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन, यह एक हॉस्पिटल कह सकते हैं, ये एक जोन है जहां पर यहीं पर इस हेल्थ क्लाउड को इस्टेब्लिश किया गया है। इसी की प्रमाइस में हेल्थ क्लाउड को इस्टेब्लिश किया गया है। और ये कहाँ पर है ये जोन? ये विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम में है, इतना आप याद रखिए। और ऑन व्हील्स होते हैं, इन्हें कहीं भी इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल कहाँ गए पेन? मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट MEDD और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, किस स्टेट्स का MEDD ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IFC के साथ पार्टनरशिप किए? किसके लिए? टू प्राइवेटाइज हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स। प्राइवेटाइज हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स का मतलब है ये जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये है कुल मिला के लोन प्रोवाइड करेगी। किसको प्रोवाइड करेगी? मेडिकल एंड एजुकेशन ड्रग डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो ड्रग्स डिपार्टमेंट है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, इन्हें ये लोन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और इस लोन का क्या यूज़ करेगा महाराष्ट्र? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाएगा, मेडिकल एजुकेशंस को प्रमोट करेगा, यानी फैसिलिटीज़ मेडिकल एजुकेशन में काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। तो ये पर्पज़ है IFC का मेडिकल एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र के साथ MOU साइन करने का। क्या करने का? हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स को लाने का। और IFC क्या है? IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। ये समझ लीजिए ये वर्ल्ड बैंक की 5 सब्सिडरी में से एक सब्सिडरी है। वन ऑफ द सब्सिडरीज ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और वर्ल्ड बैंक और इनकी सभी सब्सिडरीज का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में है। ये भी आप इतना ध्यान रखिए। महाराष्ट्र अभी काफ़ी न्यूज़ में था, काफ़ी कुछ बताएंगे महाराष्ट्र के बारे में। इससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी एक क्रूज़ कॉन्फ्रेंस था, इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस, ये मुंबई में आयोजित होने जा रहा है या हो चुका है। ये समझ लीजिए हो चुका है, होने नहीं जा रहा, हो चुका है। मुंबई में इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस इंडिया में हो चुका है। और एक और होस्ट किया है इंडिया ने, 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑन अकाउंटेंट्स, ये भी इंडिया पहली बार होस्ट करने जा रहा है। और कहाँ पे? ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर जो कि मुंबई में है, यहाँ पे होस्ट करेगा इंडिया। और महाराष्ट्र ने अभी एक टैप इन टैप आउट फैसिलिटी लॉन्च की है। क्या होती है टैप इन टैप आउट फैसिलिटी? यानी बस के अंदर जो भी टिकटिंग वगैरह का जितना भी सिस्टम होगा सब डिजिटल होगा, यानी टैप इन टैप आउट फैसिलिटी। ये पहला राज्य बना है जो ये सुविधा लॉन्च कर रहा है बस सर्विसेज के लिए। समझ में आया? अच्छा, महाराष्ट्र ने एक और चीज़ लॉन्च की थी, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन। इस ट्रैकिंग सिस्टम में जो भी माइग्रेट वर्कर्स हैं उनके बच्चों की जो फैसिलिटीज़ है, उनके बच्चों की जो स्कीम्स है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च की गई, उनसे वो वंचित ना रहे, इसके लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगर मैं किसी भी राज्य में जाए तो उनको वो सुविधाएँ वहीं पर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। समझ में आया?
अगला है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF रैंकिंग 2022। एक रैंकिंग रिलीज़ की गई है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। तो टॉप लिस्ट में कौन कौन है? फैन जेंडोंग जो कि चाइना का है, इसने मेंस कैटेगरी में टॉप किया है। और चेन मेंग, ये एक चाइना की है, ये भी चाइना की है, इसने वुमेंस में टॉप किया है। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो जी सातियान जो कि इंटरनेशनल लेवल पे 38 नंबर पे है, लेकिन इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से फर्स्ट नंबर पे है। मनिका बत्रा जो कि वुमेंस कैटेगरी में नंबर 1 है, लेकिन 34th पोजीशन पर, आई थिंक 38 पोजीशन पर, 30, ये रैंकिंग कंफ्यूजिंग कर रही है मुझे, क्योंकि जी सातियान मेरे अनुसार 34th पोजीशन पर है और मनिका बत्रा 48th पोजीशन पर है। मैं अगली बार जब भी स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई न्यूज़ रिलेटेड आएगी, मैं आपको ज़रूर इसका कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। बाकी मैं PDF में इसे एडिट कर दूंगा, PDF में आपको ये बिल्कुल सही मिलेगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर म्यूनिख स्विट्ज़रलैंड में है, टेबल टेनिस फेडरेशन का। और जी सातियान मनिका बत्रा इंडियन प्रोस्पेक्टिव से टॉप पर है, और फैन जेंगडोंग और चेन मेंग चाइना के हैं और दोनों ने टॉप किया है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे IFFD एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 4 मई। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट डे है, यानी फायर फाइटर्स में जो लोग काम करते हैं उनकी सेफ्टी, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी हो। ऐसा नहीं कि दो लोगों को बचाने जा रहे हैं और खुद की सेफ्टी ही ना हो, कहीं ऐसा होता है, कई बार उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो गवर्नमेंट्स, उनके जो लोकल अथॉरिटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन फायर फाइटर्स को अच्छी सुविधाएं दी जाए। इस डे का मकसद यही है, इस चीज़ को उजागर करने का। दूसरी चीज़, इस डे से जो लोग फायर फाइटिंग के दौरान, बचाव कार्य के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, उन लोगों को सम्मान देने के लिए, उन लोगों को उनकी पहचान बरकरार रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये दिन उन लोगों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन का जो सिंबल होता है, ये आप इससे पहचान कर सकते हैं। इस रिबन में आपको रेड और ब्लू 2 कलर दिखेंगे। रेड फायर को डिनोट करता है और ब्लू वाटर को डिनोट करता है। तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4 मई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF ओन्ड, इसकी द्वारा एक सब्सिडरी है, इसकी एक आयना रिन्यूएबल पावर, ये इंपॉर्टेंट बनती है, आयना रिन्यूएबल पावर। इसने ग्रीन सेट हाइड्रोजन इंडिया, ग्रीन सेट एक कंपनी है जो कि नॉर्वे की कंपनी है, और ग्रीन सेट हाइड्रोजन इंडिया सब्सिडरी, इन दोनों ने मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि आयना रिन्यूएबल एनर्जी ने ग्रीन सेट हाइड्रोजन इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, और ये ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया कहाँ की कंपनी है? तो ये नॉर्वे की कंपनी है। पहला प्रश्न तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा, आपको ये याद रखना है, आयना रिन्यूएबल पावर NIIF की सब्सिडरी है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके अंतर्गत ये काम करती है। इंडिया का टारगेट है 2050 तक, कब तक? 2050 तक 3/4 जो भी हाइड्रोजन एनर्जी यूज की जाएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, 3/4। ये इंडिया का टारगेट है। 2050 तक हाइड्रोजन जितना भी यूज़ किया जाएगा उसका 3/4 रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगा। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स है, ये सबसे पहले कर्नाटका से शुरू किया जाएगा। कर्नाटका से मुझे याद है, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। IIFL फाइनेंस लिमिटेड एंड ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ऐसे की सबसे बड़ी SMEs है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। अच्छा, और ये किस पे फोकस करती है? नियो बैंकिंग में। अभी आपको मैंने कुछ देर पहले ही तो बताया है, ओपन फाइनेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि एक 100th यूनिकॉर्न बन चुकी है, इसी ने एक नियो बैंकिंग और लॉन्च की। किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ MSME के लिए होगी। MSME के लिए नियो बैंकिंग लॉन्च किया है। नियो बैंकिंग डिजिटली लोन प्रोवाइड किया जाएगा MSMEs को, और ये किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? ये है IIFL फाइनेंस लिमिटेड के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। और इन दोनों ने मिलकर जो वेंचर बनाए, उस वेंचर का क्या नाम है? IIFL ओपन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये इन्होंने नाम रखा है।
और यही एक नियो बैंक का कहने का मतलब। और ये नियो बैंक किसके लिए है? ये नियो बैंक एमएसएमई के लिए है और एमएसएमई को डिजिटली लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा। और ये जो इस्टेब्लिश किया है, इसकी इनिशियल कैपिटल 120 करोड़ रुपीज़ रखी गई है, 120 करोड़ रुपए इसकी इनिशियल कैपिटल है। तो ये था 7 मई का करंट अफेयर्स। मैं लेकर आऊँगा आपके लिए 8 मई का करंट अफेयर्स। आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो इसके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोस बहुत बहुत सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब मैं आपके लिए एक वीकली पीडीएफ प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ और इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। यानी कम से कम टाइम में आपको पूरे पिछले 7 दिनों का रिवीजन करवाना मेरा मकसद रहेगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है बसंत और एजुकेयर करंट अफेयर्स में आपका बहुत स्वागत है। और तो चलिए करते हैं आज इस सेशन को फिनिश। गुड बाय।